हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th की हम वापस से सब्सिडरी बुक शुरू कर रहे हैं। लास्ट में हमने जो करी थी वो थी हमारी कैश बुक जो हमने स्टार्ट कर दी थी। आज भी हम कैश बुक करेंगे, बट आई थिंक आपके जो सिलेबस में है वो वाली बुक जो है दैट इज योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ हमने कैश बुक के करने का पैटर्न सीख लिया था, उसके साथ साथ हमने फॉर्मेट सीख लिया था और किस तरीके से क्वेश्चंस को चलाते हैं वो देख लिया था। ठीक है, आज हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल डबल में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो डबल आपके सिलेबस में है नहीं, तो आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन डायरेक्टली टू द थर्ड वन। ठीक है, ट्रिपल कॉलम की तरफ बढ़ने से पहले अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या नई चीजें इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। ट्रिपल कॉलम का मतलब क्या है? अब एक ही लेजर में, मतलब लेजर तो बनेगा, ठीक है, देयर विल बी अ लेजर, कि लेजर तो होगा, बट अब एक ही लेजर में आपको तीन तीन अपने अलग अलग जगह प्लेसेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कैश का भी इसी में बनेगा, एक चीज है बैंक का भी इसी में बनेगा, और एक और चीज है डिस्काउंट का भी इसी में बनेगा। तो अब आपको एक ही लेजर में तीन अलग अलग चीजें चलानी है। क्या चलानी है? डिस्काउंट चलाना है, कैश चलाना है और बैंक चलाना है। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड। सेम इसका कॉपी होगा क्रेडिट साइड में भी। जहां मैं तीन अलग अलग लेजर बनाता वहां मैं अब सिर्फ एक ही लेजर बनाऊंगा जिसमें मैं तीनों एंट्री साथ साथ कर दूं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैश, बैंक और डिस्काउंट तभी अलाउ होगा जब मैं पेमेंट करूंगा। मतलब तीनों की जो डिफरेंशिएशन है या तीनों का जो मैटर है तो एक्चुअली में सेम है कि तीनों में ही पेमेंट होती है, इसलिए अलग अलग ना बना के हम साथ में ही बना लेते हैं। इधर भी जाएगा हमारा क्रेडिट साइड एंड दिस विल अगेन बी डिस्काउंट, योर कैश एंड देन योर बैंक। मतलब मैं तीन घर एक साथ जोड़ रहा हूँ, कोठी टाइप की बन गई है ना। सोसाइटी से हम लोग कोठी पे आ गए। मैंने एग्जांपल दिया था कि लेजर को मैं ऐसे सोसाइटी समझता हूँ जहाँ पे बहुत सारे घर हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर तीन नाम आ गए, हेडिंग किसकी होगी, नेम प्लेट किसकी लगाएंगे? नेम प्लेट लगाएंगे कितने लोग हैं। अब हम लिखेंगे इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नाम तो कैश बुक का ही रहेगा, शुरुआत तो कैश बुक से ही हुई है तो नाम भी कैश बुक का ही रहेगा। हो क्या गया, उसने कि तीन मंजिल घर है, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, तीन मंजिला घर है जहां पे डिस्काउंट भी रहता है, कैश भी रहता है और बैंक भी रहता है। काम तीनों के सेम है, करने का तरीका तीनों का सेम है, जो सिखाया वो अगर आपको आता है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जब क्वेश्चन करूंगा तो जो मैंने सिखाया था वो भी साथ साथ वापस से रिवीजन के टाइप में सिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब देखना यह है कि नया क्या है, व्हाट इज न्यू, है ना, कि न्यू क्या है। न्यू एक चीज जो है दैट इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? ये अफेक्ट करती है सिर्फ कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस में। किसमें? कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस में ही ये चीज इफेक्ट करती है। ठीक है, क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। होता क्या है कॉन्ट्रा एंट्री? इज साइमल्टेनियस effect of a transaction on cash and बैंक। क्या बोला मैंने? इज ए साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ, एक साथ इफेक्ट करती है कोई ट्रांजैक्शन कैश और बैंक पे। मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा तो दोनों तरफ इफेक्ट कर रहा होगा, कैश पर भी और बैंक पर भी। ठीक है, ठीक है। कैसे होते हैं वो ट्रांजैक्शंस? चलो एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे होते हैं वो ट्रांजैक्शंस। ठीक है,
चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक रुपीज 10,000 कि भाई बैंक में नकद डलवा दो। फॉर्मेट आपको बताइए, क्योंकि सिर्फ कैश और बैंक की बात हो रही है तो मैं सिर्फ कैश और बैंक बनाऊंगा, ठीक है। ट्रिपल कॉलम की बात नहीं, मैं कैश और बैंक बनाऊंगा, सिर्फ कैश और बैंक। ये कैश है और ये बैंक है, ये भी कैश है और ये हमारा बैंक है। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। यहाँ पे हम पैसा रिसीव करते हैं, यहाँ पे हम चीजों की पेमेंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है छोटा सा जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई डिपॉजिट करो कैश इन बैंक। पैसा आ रहा है और जा रहा है एक साथ में, कैश का भी घर यही है और बैंक का भी घर यही है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट एक साथ पड़ रहा है, कैश पे भी इफेक्ट पड़ेगा और बैंक में भी इफेक्ट पड़ेगा। उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और सिर्फ कैश और बैंक के ही केस में कॉन्ट्रा एंट्री एप्लीकेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक के ही केस में कॉन्ट्रा एंट्री एप्लीकेबल होती है। 2 बार बोल चुका हूं, ठीक है। समझ में आ गया? सिर्फ कैश और बैंक में, तीसरी बार बोल रहा हूं, कैश और बैंक में ही कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। बस हो क्या रहा है कि भाई नकद निकालो और बैंक में डालो। पैसा आएगा तो इधर, पैसा जाएगा तो इधर। बताओ, पैसा आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। किस में आ रहा है? सर बैंक में आ रहा है। कितने रुपए आ रहे हैं? 10,000। तो लिख देते हैं भाई यार 10,000 रुपए आ गए बैंक में। किसने दिए? सर कैश ने। तो किसका नाम लिखोगे? कि कैश से आया। वही कैश के पैसे तो चले गए, कैश के पास से तो पैसे चले गए, पैसे पेमेंट करिए, यहाँ आएगा पेमेंट हो रही है। कितने की? सेम 10,000 की। किसको करिए पेमेंट? सर बैंक को करिए। तो लिख देते हैं पेमेंट किसको करिए? बैंक को करिए, इधर और इधर। और ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही एंट्री से 2 जगह इफेक्ट पड़ने को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और आपको ऐसे क्या लिखना पड़ेगा इसके ऊपर? कॉन्ट्रा एंट्री का साइन। एक और बताता हूं, नंबर 2, ठीक है। withdrawn rupees 900 from बैंक। क्या लिखा है कि पैसे निकाले हैं 900 रुपए बैंक से। अब ये कॉन्ट्रा है कि नहीं है, हमें कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, कि ऑफिस के लिए ले जा रहा है, कि क्या के लिए ले जा रहा है। बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, अगर मेंशन नहीं है कि कहां ले जा रहा है, किसके लिए ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, तो हम हमेशा ऑफिस के लिए ही अज्यूम करेंगे। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, इफ द क्वेश्चन डिड नॉट स्टेट whether the withdrawn or deposit is made for the office or for personal use, it should always be assumed that it is for the bank, sorry, for the office, for the office purposes। कुछ मेंशन नहीं है किसके लिए है, कहां ले जा रहा है पैसा, तो मैं किसके लिए अज्यूम करूंगा? मैं अज्यूम करूंगा कि ये भाई सीधा सीधा ऑफिस जा रहा है। ये जो पैसा बैंक से निकला है कहां जाएगा? ऑफिस जाएगा। बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश बन जाएगा ना। एटीएम मशीन में कार्ड जब घुसाते हो तो उसमें से क्या निकलता है? कैश निकलता है ना। वही कह रहा है वो कि मैंने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक ने मुझे क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। तो क्या बढ़ गया मेरे पास? कैश आ गया। कितना कैश आ गया? 900 रुपए। तो बढ़ गया, पैसे आ गए। कितने रुपए आ गए? 900 रुपए। ठीक है, कहां से आए? ये बैंक से आए हैं, ठीक है। इधर पैसे कम हुए। किसके पैसे कम हुए? बैंक भी तो मेरा ही है। किसके पैसे कम हुए? बैंक के। कितने रुपए कम हुए? 900 रुपए कम हुए। क्यों दिए? किसको दिए? यार कैश वाले को दे दिए। तो ये भी क्या हो गई? हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, वापस समझाता हूं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा किस चीज का है, कैसे है, तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? ऑफिस के लिए है। किसके लिए है? ऑफिस के लिए है। एक और करता हूं कि withdrawn रुपीज, नहीं छोड़ा, अमाउंट चेंज करते हैं ना, अमाउंट चेंज करके लिखते हैं 600 फॉर
पर्सनल यूज, अब ये वर्ड देख लो, पर्सनल यूज के लिए 600 रुपए निकाले, पर्सनल यूज के लिए 600 रुपीज निकाले गए हैं। क्या दिखाता है ये शो कर रहा है आपका कि हमें तो पता ही नहीं है कि कैश से निकाले हैं कि बैंक से निकाले हैं। जब ऐसे भी पता ना हो तो हम हमेशा क्या यूज करते थे, व्हेन नेम एंड कैश, जब आपने मेरे साथ जर्नल पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नाम और कैश दोनों आ रखा है तो मैं कैश को चुनूंगा। मुझे क्या मतलब है नाम से, जब बंदा मुझे नकद दे रहा है तो मैं नकद की वैल्यू करूंगा ना। अगर बंदा सिर्फ नाम बता रहा है मतलब उधार मांग रहा है, अगर कुछ भी नहीं बता रहा है, ना नाम ना कैश दे रहा है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि मुझे क्या मिलेगा, भाई कैश मिलेगा। उसी तरीके से कुछ नहीं बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि भाई क्या सीन है, हमेशा क्या मानेंगे, कैश। और दूसरा क्या है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि ये घर के लिए ले जा रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, खर्चे को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कितने रुपए निकाले इस भाई ने, 600 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर की नहीं हुआ? आई होप हो गया होगा। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपको पता करना पड़ेगा कि पैसा अगर ऑफिस में ही घूम रहा है, ऑफिस के ही बैंक से निकल के ऑफिस के ही कैश में आ रहा है, ऑफिस का ही कैश जाके ऑफिस के ही बैंक में जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। इधर आना उधर जाना, इधर पैसा आया उधर पैसा गया, इधर बैंक में आया उधर बैंक कैश गया, उधर कैश में आया उधर बैंक से गया। समझ में आ गया? और जिसका घर है उसका नाम तो लिखूंगा नहीं, उस बंदे ने किसकी सेवा करी है, भाई कैश की सेवा करी, तो नाम भी किसका लिखा मैंने, कैश का, कैश का नाम लिखा है। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े, चलो। मैंने कहीं लिखा था कॉन्ट्रा एंट्री, ये रहा। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 हमने कॉन्ट्रा देख लिया, अब नंबर 2 क्या हो सकता है? नंबर 2 होता है रिसीविंग ऑफ चेक्स। This could also be confusing. Receiving of checks can also be confusing. कैसे, मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है कभी कभी, दिस इज द डेमो क्वेश्चन। मैं बोलता हूं 19th of April receive check of rupees 19,000 from उत्कर्ष। अब दूसरा लिखता हूं 23 अप्रैल deposited the check received from उत्कर्ष इन बैंक। अब देखो क्या हो रहा है, समझना। देखो 19 अप्रैल को मुझे 19,000 का चेक मिला है और वो चेक मैं 23 अप्रैल को डलवा रहा हूं, 4 दिन बाद डलवा रहा हूं वो चेक, 4 दिन बाद। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है? और हमेशा याद रखना, रिसीविंग इन चेक का मेरा मतलब है कि मस्ट, वापस लिख रहा हूं मस्ट, वापस लिख रहा हूं मस्ट look for the deposit date। क्या लिखा है मैंने? must look for deposit date। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये दे देगा, ठीक है, और इसके और इस लाइन के बीच में आ जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो आप हो गए कंफ्यूज कि यार ये मिल रहा है, ढूंढोगे नहीं नीचे। तो कभी भी, मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है, एवरी टाइम इफ यू रिसीव अ चेक, सारा क्वेश्चन छाट लेना भाई कि ये चेक डल किस दिन रहा है। गलती से अगर आपने इसी दिन डाल दिया हुआ चेक 23 को डल रहा होगा, बस गेम हो जाएगा आपके साथ, गेम खत्म हो जाएगा आपका। इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी चेक मिले तो ऑलवेज चेक कि वो चेक डल किस दिन रहा है। ठीक है, हमेशा वापस बोल रहा हूं, मस्ट लुक फॉर द डिपॉजिट डेट। हमेशा 19 को चेक मिल रहा है तो क्या 19 को डला है? नहीं डला है, तब हमेशा वेरीफाई करना। अगर 20 क्वेश्चन दे रखे हैं तो पहले क्वेश्चन में अगर लिख दिया डिपॉजिट इन बैंक तो दिक्कत नहीं है,
पहले क्वेश्चन में लिख दिया रिसीव अ चेक, फिर सारा ढूंढ लेना नीचे तक कि कहीं डिपॉजिट किस दिन हो रहा है। बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कभी दो अलग अलग डेट पे सिंगल चेक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो हमेशा जब भी चेक मिलेगा, मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेक लेने की बात कर रहा हूं। व्हेनेवर द कंपनी रिसीव्स अ चेक, you must go and scrutinize whether the deposit is made on the same date or on the other dates। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग इट। ठीक है, बट जो एक्सेप्टेबल वे मैं वो बताता हूं। चलो चलो देखो, हाँ इसको थोड़ा छोटा करके नीचे को ऊपर कर देते हैं। चलो और छोटा कर देते हैं ना, लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर स्मॉलर, लेट्स गो। चलो ठीक है, लेट मी चेंज माय पेन टू येलो, वापस से लाइन खींच देता हूं। ठीक है, दिस इज द कैश कॉलम एंड दिस इज द बैंक कॉलम। वापस से कर रहा हूं, दिस इज द कैश कॉलम एंड दैट इज द बैंक कॉलम। ठीक है, दिस इज द कैश एंड दैट इज द बैंक कॉलम। पैसा हमेशा यहां से आता है, पेमेंट हमेशा यहां से होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई मुझे चेक मिला है। देखो आपका क्वेश्चन कैसे करना है, ये दोनों डेट की एंट्रीज मुझे दिखानी पड़ेंगी। दोनों डेट की एंट्रीज क्या है? चेक मिला है 19,000 रुपए का फ्रॉम उत्कर्ष। ठीक है, 19,000 रुपए का चेक मिला है, किसके पास से? उत्कर्ष के पास से 19,000 का चेक मिला है। चेक डला 23 को है, तब तक रखा कहाँ होगा? तब तक हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चेक इन हैंड है। क्या है ये? चेक इन हैंड। तो मैं इसको कैश में रख देता हूं तब तक के लिए। किस में रख देता हूं? कैश। किस में रख देता हूं? कैश में रख देता हूं। क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड 19,000 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब 23 को क्या हो रहा है? 23 को ये चेक डल रहा है, किसके? वहां पे बैंक में जा रहा है। तो आप 19,000 रुपए बैंक में बढ़ा देते हैं। क्या लिखेंगे? बैंक में 19,000 रुपए आ गए और कैश के पास से 19,000 रुपए चले गए। यही एंट्री क्या बन गई? कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ठीक है, क्या लिखोगे आप? इसको ऐसे मत लिखना, आप इसको ऐसे लिखना। किससे मिला था ये? हमें तो मिला था भाई उत्कर्ष से। डल कब रहा है? अगले दिन। तो क्या लिखोगे? टू क्या है? चेक इन हैंड, या आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि टू कैश। सेम यहां पर करना पड़ेगा, बाय बैंक। क्या दिखाना चाह रहा हूं? 19 रुपए आए, 19 गए और 19 बैंक में आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया? इसकी 3 एंट्री बननी है। ये कौन सी? ये किस डेट की होगी? दिस एंट्री विल बी फॉर 19 अप्रैल और ये मैं करूंगा 23 अप्रैल को। ये भी कब होगी? ये एंट्री भी होगी हमारी 23 अप्रैल को। समझ आ गया? लेना देना 23 अप्रैल को जब तक हमारे पास पड़ा हुआ है तब तक हमारा कहां जाएगा? वो जाएगा हमारा कहां पे? कैश इन हैंड या चेक इन हैंड में। क्लियर हो गया? पक्का? एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियरली समझ आए। चलो, लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस। चलो कोई नहीं, ठीक है, नए पेज पे चल के करें। नए पेज पे करते हैं। चलो चलो, द क्वेश्चन इज कि रिसीव चेक फ्रॉम परम ऑफ रुपीज 20,000 deposited on the same day। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 21 अप्रैल, चेक ऑफ रुपीज 9,000 received from
आकृति, किससे मिला है चेक? आकृति से चेक मिला है, ठीक है। किससे मिला है चेक? आकृति से चेक मिला है। अब होते हैं 24 अप्रैल, ठीक है। 9,000 का चेक मिला आकृति से। अब डिपॉजिटेड आकृतिस चेक इन बैंक, ठीक है। अब जो आकृति का चेक है मुझे कहाँ डालना है? बैंक में डालना है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। कैश बुक, चलो we have date, we have particular, journal folio, cash, bank, date, particular, journal folio, cash and बैंक, ठीक है। समझ आ गया? चलो लेट्स डू द क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहा है? पहला रिसीव चेक फ्रॉम परम ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। इसकी डेट डाल लेते हैं 9 अप्रैल को। कब मिला था ये चेक? ये 9 अप्रैल को चेक मिला था। अब चेक मिला, वो कह रहा है सीधा मैंने बैंक में डलवा दिया, आया और सीधा चला गया बैंक में, मेरे हाथ में आते ही बैंक में मैंने भिजवा दिया। तो कोई कॉन्ट्रा बनी ही नहीं, क्यों? क्योंकि चेक रुका ही नहीं। अगर रुकता एक दिन तो मैं कॉन्ट्रा बनाता, एक सेकंड नहीं रुका, आया और चला गया सीधा बैंक में। तो डायरेक्ट बैंक में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए का चेक था? 20,000 रुपए आए। किसके पास से आए? भैया प्रमोद के। परम है कि प्रमोद है? परम के पास से डायरेक्ट। 9 अप्रैल को परम के पास से 20,000 रुपए आए। कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक एंट्री बनी। देखो क्यों? चेक आया और उसी दिन चला गया। उसी दिन की मैं क्या कॉन्ट्रा बनाऊं? हाथ में आया और मैंने बैंक में भिजवा दिया। जिस चीज के बीच में टाइम गैप होगा, जिस चेक के बीच में टाइम गैप होगा, उसमें मैं फिर 3 एंट्रीज बनाऊंगा, आने की, जाने की और बैंक में पहुंचने की, ठीक है। आने की मेरे पास, फिर मेरे हाथ से जाने की और फिर बैंक में पहुंचने की, 3 एंट्रीज बनेगी अगर वो चेक रुकता है। अब देखो अगला 21 को क्या हो रहा है? मुझे चेक मिला आकृति से। किससे चेक मिला है? आकृति से। तो 21 अप्रैल को मुझे मिला है चेक टू आकृति। कितने का चेक मिला है भाई? 9,000 का चेक मिला है। मिला तो 9,000 का चेक है, पर मैंने रखा है, मैंने कैश में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये एंट्री भी दिखानी पड़ती है। कब मिला है? 21 को मिल गया। अब 24 तारीख को वही आकृति का चेक मैंने डलवा दिया, बैंक में डलवा दिया। अब भाई 24 तारीख को मेरे बैंक में 9,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। टू चेक इन हैंड से। किससे आएंगे? चेक इन हैंड से। मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 9,000 मेरे बैंक में आ गए। कहां से आए 9,000? वही है जो मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। किस दिन? 24 अप्रैल को मेरे पास यहां से 9,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। कितने रुपए आ जाएंगे? 9 रुपए आ जाएंगे। 9 रुपए आ जाएंगे मेरे पास। 9 बढ़िया रुपए आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। समझ में आया? मैंने क्या करा? इस दिन की एंट्री भी दिखा दी कि भाई तब तक मैंने अपने कैश में रखा हुआ था, ठीक है। इस दिन की एंट्री भी दिखा दी कि भाई कैश कम हो गया और मेरा बैंक बढ़ गया। क्लियर है? 9 से 9 कट गया और 9,000 बैंक में आ गया, बन गई कॉन्ट्रा। इजी भी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं समझ में आने की, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये वाली एंट्री स्किप करते हैं। क्यों करते हैं स्किप? स्किप इसलिए करते हैं कि भाई जब बैंक में डली लेट रहा है तो उसी दिन की एंट्री बनाता हूं ना। देखो लॉजिक सही कह रहा है। अगर मैं ये एंट्री ना भी बनाऊं, ठीक है, ना भी बनाऊं तो भी देखो डायरेक्टली कहां जा रहा है पैसा? बैंक में। 9,000 से 9,000 कट गए, कैश में 9,000 आए, कैश में 9,000 गए। 9 माइनस 9, 9,000 माइनस 9,000 है 0। आया कितने का? 9,000। डायरेक्ट भी आएगा बैंक तो भी सेम आ जाएगा। बट ऐसा करना नहीं है आपको, हर क्वेश्चन को डिटेल में दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। ऐसा करना मत प्लीज, मार्क्स कटेंगे भाई, ठीक है। क्लियर हो गया? मैं वापस से बोल रहा हूँ, कभी भी आपको चेक मिलेगा तो ऑलवेज गो टू चेक
कि ये चेक डल किस दिन रहा है, ठीक है ना। हमेशा वेरीफाई और स्क्रूटिनी कर लेना कि ये उसी दिन डल रहा है कि किसी और दिन डल रहा है। अगर उसी दिन डल रहा है तो भी सेम डेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए। माइंड में क्या क्वेश्चन उठना चाहिए? माइंड में क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके कि if no other entry was there, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यहां पे लिख दिया रिसीव चेक फ्रॉम तन्नू, ठीक है। कितने का चेक मिला है तन्नू से? हमें मिला तन्नू से 15,000 का चेक, ठीक है। मैंने से बोला तन्नू से मुझे 15,000 रुपए का चेक मिला है, चेक मिल गया। अब आपने पूरा क्वेश्चन छांट मारा, कहीं पर भी इसकी कोई एंट्री है, कोई एंट्री नहीं है, ना सेम डे बोल रहा है, ना कोई डबल एंट्री है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया क्वेश्चन ने। फिर भी हम क्या अज्यूम करेंगे इसको? वी assume to be deposited on the same day। हम ये अज्यूम करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ये 15,000 जिस दिन आए उसी दिन चले गए बैंक में, जिस दिन आए उसी दिन चले गए आपके, सीधा सीधा बैंक में चले गए। जिस दिन आए उस दिन कहां चले गए? सीधा सीधा बैंक में ये पैसे चले गए। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ऐसे अज्यूम करना है अगर कोई और एंट्री नहीं होती है तो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स बता चुके हैं। अब आती है बारी डिस्काउंट्स की, ठीक है। आज हम सिर्फ समझेंगे कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। अब होता क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट वो पैसा होता है जो कि आपको आपकी एक्चुअल वैल्यू पे कट के देना होता है। देना भी होता है और लेना भी होता है। देयर आर टू डिस्काउंट, एक जो आप अलाउ करोगे, दूसरा जो आप लोगे। जो आप अलाउ करोगे वो हमेशा क्या होगा? डेबिट। जो आप रिसीव करोगे वो हमेशा क्या होगा? आपका क्रेडिट, ठीक है। कब रिसीव करोगे डिस्काउंट? जब पेमेंट करोगे। कब रिसीव करोगे? व्हेन पेमेंट इज डन। पैसा खर्चा करोगे तभी तो मिलेगा ना। पैसा खर्चा करोगे तभी तो मिलेगा ना पैसा, डिस्काउंट। अब यहां पे कब होगा? जब आप पैसा रिसीव करोगे। जब पेमेंट रिसीव करोगे तभी तो डिस्काउंट दोगे। आपने मानो 10,000 की पेमेंट की जगह 950 की पेमेंट ले ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 10,000। आपने 10,000 का माल 950 में फुल मान लिया कि चलो 950 दे दिया, मेरा 10 का माल बिक गया। क्यों? तो आपने वो जो 500 रुपए छोड़े हैं वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए है डिस्काउंट। क्या है आपके लिए वो 500 रुपए? वो 500 रुपए आपके लिए क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। समझने का ट्राई करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एंड रियल क्वेश्चंस। चलो ये था, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मई को मैंने गुड्स बेचे हैं गीता को फॉर ₹90,000। कितने का माल बेच दिया मैंने गीता को? 90,000 का मैं माल बेच चुका हूं। थर्ड में, ठीक है। क्या हो रहा है? रिसीव 50% पेमेंट इन कैश। कि भाई 3 मई को 50% पेमेंट मिल गई भाई। अब आगे करते हैं 5 मई को। 5 मई को मुझे मिलती है रिसीव
a check of rupees 44,500 in full settlement. इन फुल सेटलमेंट सारा जो प्रोसेस है, सारा जो लूप है वो इसी में अंदर है। क्या है फुल सेटलमेंट का मतलब? कि भाई मैंने पूरे पैसे मान लिए, कि भाई मैंने दोनों को प्लस करके 90,000 को पूरा पैसा मान लिया, फुल सेटलमेंट हो गई। देख लेते हैं कि 44,500 प्लस 45,000 कितना होता है। इट्स 89,500। माल कितने बेचा था? 90,000 का माल बेचा था। 500 का अपन ने डिस्काउंट दे दिया भाई को, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब इसको शो कैसे करना है? शो करने के लिए वापस से लेट्स मेक अ फॉर्मेट। अब हम बनाऊंगा 3 कॉलम। एक डिस्काउंट का कॉलम भी बनेगा मेरा, एक मेरा बनेगा कैश का कॉलम, एक मेरा बनेगा बैंक का कॉलम। वापस से बनाऊंगा, एक मेरा बनेगा डिस्काउंट का कॉलम, एक मेरा बनेगा कैश का कॉलम और एक मेरा बनेगा बैंक का कॉलम। ये हुई आपकी ट्रिपल कॉलम की शुरुआत, ठीक है। यहां डाल देंगे हम लोग डेट, यहां पर भी डाल दूंगा मैं एक छोटी सी डेट। चलो देखते हैं हो क्या रहा है। सोल्ड गुड्स टू गीता फॉर 90,000। ये कैश बुक है। पैसे तो मिले ही नहीं, गीता का नाम आया है, पैसे कहाँ है? पैसे कहाँ है ये बताओ, पैसे कहाँ आए? पैसे तो आए नहीं। और मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं, जहां पे भी नकद में काम होगा वही एंट्रीज करनी है। नकद में करा हुआ काम की ही एंट्री करनी है, चेक से मिले हुए काम की ही एंट्री करनी है, चेक देने की ही एंट्री करनी है। बस उधार उधार नाम नूम कुछ भी वैसा हो तो एंट्री करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन कैश फ्रॉम गीता, फ्रॉम गीता, लो ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं, पहली एंट्री तो करनी नहीं, उधार की एंट्री है। बात मैं नकद की कर रहा हूं, नकद कब आया वो देखते हैं। भाई 50% पेमेंट मिल रही कैश में गीता से, तो लिख देते हैं पैसे आ रहे हैं, मेरे पास तो पैसा आ रहा है भाई, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। जवा के आ रहा है, दबा के आ रहा है, भगदड़ करके आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है। पैसा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? गीता के पास से। कितना पैसा आया? 50% पेमेंट आ गई, तो लिख देते हैं टू गीता से 45,000 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? 45,000 रुपए आ गए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। कब आए पैसे? ये आए हैं मेरे पास 3 मई को। वापस देखते हैं, रिसीव अ चेक ऑफ 44,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ गीता। अगर ये वर्ड ना होता, अगर ये फुल सेटलमेंट वाला वर्ड ना होता तो मैं अभी भी 500 रुपए गीता से और मांगता। समझना, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? मेरे लिए पैसा फुल है। 45,000 की जगह 44,500 मेरे लिए फुल माना जाएगा भाई। आई एम फुल, आई एग्री कि 90 का माल बिक गया है, 500 कम मिले कोई दिक्कत नहीं, मेरा 90 का माल बिक गया, ठीक है। अगर ये वर्ड ना होता फुल सेटलमेंट तो मैं फिर भी वो 500 रुपए के लिए उसको डंडा करता कि भाई मेरे 500 रुपए दे, मेरे 500 रुपए दे, मेरे 500 रुपए दे, ठीक है। इफ द वर्ड फुल सेटलमेंट इज नॉट देयर व्हिच मींस द फुल पेमेंट इज नॉट येट मेड। अगर वहां पे फुल सेटलमेंट का शब्द नहीं होगा तो याद रखना पूरी पेमेंट नहीं हुई है। अगर आपका दोस्त आपसे 500 लेता है, बदले में 400 देता है, 100 रुपए नहीं देता, आप बोलते भाई मेरे 100 रुपए, बोला अरे ठीक है ना, समझ लेंगे यार बाद में। विच मींस वो फुल सेटलमेंट, आप पैसा नहीं मिलेगा। आपके 400, उसके 400 और आपके 500 आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। अरे ठीक है यार का मतलब होता है फुल सेटलमेंट। अगर ये वर्ड ही नहीं है तो पैसा और लेना पड़ेगा। अभी भी मुझे गीता से 500 रुपए लेने होते, पर ऐसा नहीं है, फुल सेटलमेंट का वर्ड आ गया है, ठीक है। तो कितने का नुकसान हुआ मुझे? नुकसान हुआ सर 500 का। डिस्काउंट में लिख दिया 500 रुपए, मिले कितने? 44,500। किसने दिए? गीता ने दिए। कब दिए? मई 5 को दिए, मई 5 को दिए। इस तरीके से आपको डिस्काउंट दिखाना पड़ता है।
अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो मैं शायद डिस्काउंट नहीं दिखाता, कि मुझे और 500 रुपए लेने होते हैं। डिस्काउंट वर्ड इसलिए दिखाया है, इसलिए वैल्यू 500 रुपए आई है, क्योंकि वहां पे फुल सेटलमेंट हो गई थी। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। कल से हम वापस से क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इसकी शुरू करेंगे बाय डूइंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो मैंने आज कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, कॉन्ट्रा बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रा समझना, ठीक है, चेक बहुत जरूरी है, और ये ट्रिपल कॉलम भी बहुत जरूरी है, यही आपके सिलेबस में इस साल है। ठीक है, I think you like that video. If you like this video, keep liking, keep subscribing to Skynomics Academy. We'll keep on bringing some practical and real time questions जिससे आपकी और mental ability में improvement आए। तब तक के लिए thank you very much. I'll see you soon. Thank you.